हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे, मज़े में होंगे। थैंक यू सो 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 मच पहली वीडियो पे इतना ज़्यादा सपोर्ट करने के लिए। उम्मीद है कि इंशाल्लाह मैं आपको आगे भी इसी तरह अमेजिंग और इंटरेस्टिंग स्टोरीज़ प्रोवाइड करूँगी और इंशाल्लाह आप मुझे उम्मीद है कि ऐसे ही सपोर्ट करते रहेंगे। तो चलें, हाँ, मुझे काफ़ी पहली वीडियो पे काफ़ी लोगों का रिस्पांस आया था कि उनको आवाज़ का थोड़ा इशू है। आई नो, बट इंशाल्लाह इस वीडियो में आपको इतना इशू नहीं आएगा, आई गारंटी। तो चलें, हम अगली हिस्से की तरफ बढ़ते हैं। लास्ट टाइम हमने स्टोरी जहाँ पे एंड की थी वो ये था कि वो लाहौर की 4:30 वाली ट्रेन पर बैठ गई। तो आगे देखते हैं कि ईमान के साथ क्या हुआ। लगभग 8 बजे वो रेलवे स्टेशन पहुंची। ट्रेन से उतरकर अब वो सोचने लगी कि मैं इधर तक तो पहुंच गई, मगर आगे क्या? अब मैं क्या करूंगी, किधर जाऊंगी? इस तरह सोचते सोचते उसे ख़याल आता है कि मेरी माँ ने जब मुझे अल्लाह के हवाले किया है तो चलो अल्लाह की नेक बुज़ुर्ग दाता साहब की तरफ चलते हैं। इंशाल्लाह अल्लाह मेरे लिए ज़रूर कोई ना कोई रास्ता निकालेगा। वो रिक्शा पकड़कर दाता साहब पहुंची। वज़ू करती है और अंदर चली जाती है। वो चल रही होती है और साथ साथ वहाँ पे मुख्तलिफ़ लोगों को देख रही होती है। वहाँ पे काफ़ी फ़कीर बैठे होते हैं। वो उनको देख के एकदम घबरा जाती है और बस एक दफ़ा ख़याल आता है कि या अल्लाह मुझे मेरा ऐसा हाल मत करना, और वो आगे बढ़ जाती है। सीधा अंदर दाता साहब की कब्र पर पहुँचती है और अल्लाह से दुआ मांगती है, या अल्लाह मेरी इज़्ज़त की हिफाजत करना, मुझे महफूज रखना और मेरे लिए कोई रास्ता निकालना कि मैं क्या करूं, ना मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ़ हूँ। खैर, इसके बाद वो उधर ही एक जगह बैठ जाती है और बस दुआ करती रही। इतने में एक आदमी लंगर का एक शॉपर उसको थमाकर चला जाता है। वो बस उसको देखती रह जाती है। वो अल्लाह का शुक्र अदा करती है और खाना खाती है। और फिर साथ ही एक आदमी आता है और उसको पानी का पूछता है। कहती है, हाँ प्यास तो लगी है, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही कि कहाँ से पानी पीऊँ। कहता है, आओ बेटा, मैं तुम्हें पानी पिलाता हूँ। ईमान उनके साथ चलती है और पानी पीकर उनका शुक्रिया अदा करती है। अब वो इस सोच में पड़ जाती है कि रात सर पर है और वो कहाँ जाएगी और क्या करेगी। और साथ उसको बहुत डर और खौफ भी होता है कि यहाँ पे तरह तरह के लोग हैं, लेकिन वो अपने डर को आया नहीं होने देती। वो अपने लिए उधर ही फिर कर जगह तलाश करती है। उधर उसको तरह तरह के फ़कीर भी नज़र आते हैं और गलत लोग भी। जगह तलाश करते करते उसको एक औरत नज़र आती है और वो उसके पास जाकर बैठ जाती है। वो औरत उसको गौर से देखती है और पूछती है कि किधर से आई हो? ईमान ने जवाब दिया, मैं कहीं से नहीं, इधर से ही आई हूँ और इधर ही रहूँगी। औरत ने पूछा, तो तुम्हारे पास बिस्तर है? उसने कहा, नहीं, वो तो नहीं है। उधर ही बैठे बैठे कुछ देर बाद वहाँ से एक शख्स गुज़रता है। उस शख्स के हाथ में बहुत से बिस्तर थमाए होते हैं, पकड़े होते हैं। वो आदमी उसको देखता है, पूछता है, बेटा क्या बिस्तर चाहिए आपको, क्या आपके पास बिस्तर है? तो कहती है, नहीं, बिस्तर तो नहीं है। वो उसको एक गद्दा, एक कंबल और एक दरी देता है। वो अपना बिस्तर बिछाती है और कंबल लेकर बैठ जाती है। नमाज अदा करती है और सो जाती है। ख्वाब देखती है कि एक बुज़ुर्ग सफ़ेद दाढ़ी में उसके पास आते हैं और उसके सर पर हाथ रखकर कहते हैं कि घबराओ नहीं बेटा, सब ठीक हो जाएगा, और मुस्कुरा कर चले गए। फज्र के वक्त उसकी आंख खुली, नमाज अदा की, फिर वो बैठ गई। उसको अपने अंदर कुछ तब्दीली महसूस हो रही थी, जैसे सारी छुपी हुई बातें उस पर आया हो रही हों, जैसे एक बंद किताब या रास्ता उसके सामने खुल रहा हो। खैर, वो कुछ दिन उधर ही गुजारती है। फिर उसको ख्याल आता है कि क्यों ना बाहर निकलूं, अपने डर को ख़त्म करूं। मुझे इस तरह इन फ़कीरों के साथ पूरी ज़िंदगी तो यहाँ नहीं रहना, मुझे अपना रास्ता खुद तलाश करना होगा। वो बाहर निकलती है। चलते चलते वो एक बाज़ार पहुँचती है। वहाँ पे जाके एक जगह वो बैठ जाती है। उसके सामने एक बड़ी सी बुटीक होती है। बुटीक में कि अंदर
उसकी नज़र जाती है तो काफ़ी बड़ी दुकान होती है और काफ़ी कीमती कपड़े वहाँ पे सजे होते हैं। उसे पता नहीं क्यों महसूस होता है कि जैसे इस दुकान में कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। उसको खुद भी समझ नहीं आ रहा होता कि ये क्यों मेरे दिमाग में बार बार आ रहा है, जैसे इस दुकान में कोई शॉर्ट सर्किट हो जाएगा और पूरी दुकान जलकर राख हो जाएगी। वो अपने दिमाग को कहीं और लगाना चाहती है, लेकिन बार बार उसके दिमाग में बस यही ख्याल आता है कि इस दुकान में कुछ नुकसान हो जाएगा। कहती है कि उनको बताती हूँ, क्या पता मेरा शक सही हो, लेकिन फिर वो अपने दिमाग को झड़क देती है कि आखिर मैं क्यों इन कामों में पड़ूँ, आखिर मेरा इससे क्या ताल्लुक़। लेकिन जब वो फिर देखती है कि वहाँ पे काफ़ी लोग जो इस तरह शॉपिंग कर रहे हैं, उनका क्या होगा अगर कोई नुकसान हो गया, इतने कपड़े हैं, आग लग गई तो पूरी दुकान जल कर राख हो जाएगी। उसके पास ही एक चाय की दुकान थी जहाँ पे पकोड़े चिप्स वगैरह भी फ्राई हो रहे थे। वो उनके पास गई, अभी वो सोच में ही थी कि उनके पास गई, एक चाय का कप पिया और थोड़े से पकोड़े लिए और बैठ के खाने लगी। अभी वो हिम्मत जमा कर रही थी कि वो कैसे जाके उनसे बात करे, आखिर वो कौन होती है कि वो उनको जाके ये बताए, और आखिर वो इसकी बात का यकीन क्यों करेंगे। इसी सोच में गुम वो अभी बैठी ही होती है और उस दुकान को गौर से देख रही होती है और उसके दिमाग में बार बार यही ख्याल आ रहा होता है। वो हिम्मत करके अंदर जाती है और सामने बैठे एक बूढ़े से मुंशी के पास जाती है, उनसे गुफ्तगू करती है, उनसे पूछती है कि इस दुकान का मालिक कौन है। मुंशी कहते हैं कि आपको क्या लेना देना इससे, आप कौन हैं। तो कहती है कि ठीक है, आप ना बताएं, इसमें आपका ही नुकसान होगा। इतना कह के वो दुकान से बाहर आ जाती है। वो आदमी उसको पीछे बस देख रहा होता है और वो जाके बाहर उसी जगह पे अपनी जगह पे जाके खड़ी हो जाती है। इतने में वो मुंशी दुकान की जो मालकिन होती है, एक लेडी होती है, उसको बुलाता है और उसको बताता है कि वो फ़लाँ कोई आया था और उसने ये कहा। वो औरत भी बहुत परेशान होती है। वो उससे पूछती है कौन है। वो उसकी तरफ, ईमान की तरफ इशारा करता है। वो ईमान के पास आती है और उससे पूछती है कि आपने ऐसा क्यों कहा। कहती है मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे बस लग रहा है, आप एक दफ़ा इलेक्ट्रीशियन को बुला के चेक करवा लें। आप बेशक मेरे पे यकीन ना करें, लेकिन मैं चाहती हूँ एक दफ़ा चेक करवा लें, कोई बड़ा नुकसान ना हो जाए। मैं समझती हूँ कि आपको मुझ पे यकीन नहीं होगा, मुझे खुद भी नहीं आ रहा है, लेकिन बस मुझे लग रहा है, तो आप बस एक दफ़ा इलेक्ट्रीशियन को बुला के चेक करवा लें, आपका क्या जाता है। कहती है आप कौन हैं, आप मुझे छोड़ें, आपको मेरे से क्या लेना देना, आप बस चेक करवा लें। इतना कह के ईमान वहाँ से चल पड़ती है और वापस दरबार पहुँच जाती है। रात हो रही होती है, नमाज अदा करती है और अपने बिस्तर पर चली जाती है। पीछे से वो औरत इलेक्ट्रीशियन को बुला के जब चेक करवाती है तो वो हैरान रह जाती है कि वहाँ पे सच में तारें जल रही होती हैं और शॉर्ट सर्किट होने ही वाला होता है। वो बाहर निकल कर अपने स्टाफ को भी भेजती है बाहर, लेकिन वो उसको ईमान नहीं मिलती। वो उसको ईमान को बहुत ढूंढते हैं, लेकिन ईमान नहीं मिलती। खैर, अगले दिन ईमान को वही आदमी नज़र आता है जो रोज़ और अक्सर वो उधर उन फ़कीरों में बैठे एक आदमी को देखती थी, और हर रोज़ ईमान को उसको देखकर एक ही शुबा दिल में आता था। खैर, आज भी उसको वही आदमी नज़र आया, उसको बैठे गौर से देख रही थी। उसके पास जाती है और उस आदमी को बोलती है आप फ़कीर नहीं लगते, तो आप ऐसे हुलिये में और यहाँ क्या कर रहे हैं। वो आदमी उसको गौर से देखता है और कहते हैं कि हाँ, आपने सही बोला, मैं फ़कीर नहीं हूँ, ना बेकारी हूँ। मैं यहाँ पर इसलिए मांगने आता हूँ क्योंकि मेरे घर में कोई कमाने वाला नहीं है और मैं पढ़ा लिखा हूँ, मैंने बीए किया हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर एक मजबूरी की वजह से मांगने आता हूँ क्योंकि मुझे कोई जॉब नहीं देता। आजकल का ज़माना ऐसा है कि आपको सिफारिश और रिश्वत के सिवा जॉब नहीं मिलती, और हम जैसे गरीब लोगों की ना तो सिफारिश कोई कर सकता है और ना कोई रिश्वत दे सकता है। तो मजबूरी के हाथों
मैं इस यहाँ पे आता हूँ मांगने, और अपने यहाँ से जो पैसे मिलते हैं उससे मेरे घर का एटलीस्ट चूल्हा जल जाता है। लेकिन जो मेरे घर में मेरी 4 बहनें हैं और कोई कमाने वाला नहीं है। बाप था जो कि वफ़ात पा चुका, इसलिए मैं ही हूँ जो कर सकता हूँ कुछ। बहनें जो हैं वो छोटी हैं। यहाँ पे जो चंद पैसे मिल जाते हैं उससे मेरा चूल्हा जल जाता है। कहती है ईमान ने उससे कहा चलो अल्लाह बेहतर करेगा। फिर वो अपनी रूटीन के हिसाब से बाहर निकलती है। दरबार के पास ही जो बाज़ार है वहाँ पे पहुँचती है और एक जगह जाकर बैठ जाती है। वहाँ से आते जाते मुख्तलिफ़ लोगों को देखती रहती है। उसने देखा उधर उसको एक बंदा नज़र आता है, बहुत अजीब सा हुलिया, चाल ढाल भी बहुत अजीब सी। उसका हुलिया कुछ ऐसा था कि उसने एक जैकेट पहन रखी थी, लेकिन उसका जो पेट था वो आगे से अजीब तरीके से फूला हुआ था, जैसे कोई अंदर चीज़ छुपी हुई हो। शक्ल पे बहुत खौफ था, डर था, एक अजीब सी टेंशन थी, और वो एक ही जगह पर चहलकदमी कर रहा था तेज़ तेज़। ईमान को उस पर बहुत शक हुआ, जैसे वो कुछ करना चाह रहा है। बहुत अजीब सा उसका रवैया था, और बस एक ही जगह पर गुस्से से, टेंशन से, खौफ के आलम में बस चहलकदमी कर रहा है। ईमान सोच में गुम हो गई कि अब मैं क्या करूं, किसको बताऊं। ना मेरे पास फ़ोन है कि मैं पुलिस को इत्तला कर सकूं। लेकिन फिर उसका ख्याल आता है, वो वहाँ पे फिरती है, लोगों से पूछती है, और फिर उसको पुलिस स्टेशन, उसके पास ही सेक्रेटरीट होता है, उसको पुलिस स्टेशन तक लोग पहुँचाते हैं लोग। लेकिन उसने सुन रखा था कि आजकल के पुलिस वाले बहुत बेईमान होते हैं। अब और ऊपर से मैं अकेली लड़की, मुझे पता नहीं ऐसे पंगे में पड़ना भी चाहिए या नहीं, कोई मेरी बात का यकीन भी करेगा या नहीं, क्योंकि मुझे तो खुद भी यकीन नहीं है, मुझे तो बस शक है। अगर मैं अकेली उस बंदे के पास जाती तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था, और ना ही मैं यहाँ पे किसी को जानती हूँ कि जिसको मैं बता सकूँ। है वो पुलिस स्टेशन के बाहर बैठे कुछ लोगों से पूछती है कि क्या यहाँ पे कोई ईमानदार ऑफिसर है जो मेरी मदद कर सके। वहाँ पे एक बूढ़ा इंसान बैठा उसको बताता है कि हाँ, वो सामने जो ऑफ़िस है उसके अंदर जो ऑफिसर बैठा है वो तुम्हारी ज़रूर मदद करेगा। वो अंदर ऑफ़िस में पहुँचती है और ऑफिसर उसको देखकर हैरान होता है। उससे कहती है कि मुझे पता है कि आपको मेरे हुलिये से ना आपको शायद मैं लड़का लग रही होंगी या लड़की। मेरा हुलिये देख के आप ज़रूर परेशान हो रहे होंगी, लेकिन मैं आपको बताती चलूँ, मैं एक लड़की हूँ और मुझे आपकी मदद की ज़रूरत है। यहाँ मैं दादा दरबार से आई हूँ, मैं वहाँ पे रहती हूँ। ऑफिसर उसको बस हैरान देख रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वो उसकी बात को नहीं टोकता और बस उसकी सुनता है। कहती है कि मैं यहाँ दादा दरबार से आई हूँ और मैं वहाँ के बाज़ार में बैठी थी और वहाँ पे मैंने एक आदमी को देखा है। वो उसको सारा किस्सा सुनाती है कि वो आदमी इस तरह है। मुझे नहीं पता कि आप मेरी बात पे यकीन करेंगे भी या नहीं, लेकिन आप एक दफ़ा उसको जाके चेक कर लें। आपका क्या जाता है, आप उसकी एक दफ़ा तलाशी ले लेंगे तो एक बार ज़रूर आप उसको चेक कर लें। मेरी रिक्वेस्ट समझें या जो भी, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है या कुछ भी हो सकता है। आप प्लीज़ एक दफ़ा उसको चेक कर लें, मेरी मदद करें। ऑफिसर ने कहा ठीक है, लेकिन क्या पक्की खबर है? उसने कहा मुझे नहीं पता, मुझे बस उस पर शक हुआ। पक्की खबर है या नहीं ये काम तो आपका है, क्या आप जाके पता लगवाएं। कहते ठीक है चलो। कहती है आप अपने सिपाहियों के लेकर आए, मैं तब तक जाके उस शख्स को दोबारा ढूंढती हूँ। वो उस तरफ रश वाले बाज़ार की तरफ गया है। कहते ठीक है। वो वहाँ पहुँचती है और उसके पीछे सारे ऑफिसर्स भी पहुँच जाते हैं। वो चूँकि पहले पहुँच गई होती है तो वो उस शख्स को ढूंढ रही होती है। उसको वो थोड़ी देर के बाद मिल जाता है। पीछे से जब पुलिस भी पहुँचती है तो वो उससे थोड़ी दूर खड़े होते हैं। वो पुलिस वाला उसको पहचान लेता है।
वो पुलिस वाले की तरफ देखती है और उसको इशारा करके बताती है कि वो आदमी खड़ा है। आगे क्या होगा ये हम अब नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। क्या ईमान की बात सच निकलेगी? क्या सच में क्या कोई बहुत बड़ा नुकसान होने वाला था जिससे ईमान ने उनको बचाया है सारे लोगों को? और पुलिस का इसमें क्या रद्द-ए-अमल होगा आगे, ये हम नेक्स्ट पार्ट में जानेंगे। तब तक के लिए इतना ही था और उम्मीद है कि आपको ये बहुत सस्पेंसफुल लग रही होगी या इसमें काफ़ी टच है। और इंशाल्लाह मज़ीद आपको मैं इंटरेस्टिंग और फ़नी स्टोरीज़ भी सुनाऊंगी और हॉरर स्टोरीज़ भी, डिफरेंट टाइप की स्टोरीज़ शामिल होंगी। और मज़ीद मैं कहती चलूँ कि आप जो हैं ज़रूर अपनी भी स्टोरी मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास कोई भी आपकी लिखी हुई स्टोरी हो, आपकी कोई जो आप लोगों तक पहुंचाना चाहते हो मेरे थ्रू, मेरे चैनल के थ्रू, तो ज़रूर शेयर कीजिएगा। मैं आपको भी साथ टैग ज़रूर करूँगी आपको। और आपका अगर कोई रियल वाक़या आपके साथ पेश आए तो वो भी आप ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा और मैं अपने चैनल पे शेयर करूँगी। और मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में अपना जीमेल का लिंक छोड़ूंगी, आप वहाँ पे मेरे साथ अपनी स्टोरी शेयर कर सकते हैं। तब तक के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।